नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्धि के ऊपर। जो अभ्यास प्रश्न मैंने बनाया वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें कुल आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। 12 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। देखेंगे इसमें किस प्रकार से अभी तक प्रश्न पूछे गए हों, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचती रहे। अपन देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कि 2012 में जनवरी सीटेट में पूछा जा चुका है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। देखो, कुछ लोगों की बुद्धि क्या होती है, औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम लोगों की बुद्धि जो होती है मंद बुद्धि होती है। किस सिद्धांत के आधार पर कहा जा सकता है, ये प्रश्न है 2012 में पूछा जा चुका। तो जो क्या है, बहुत कम हर एक प्रकार के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर जो है पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसको बता देता हूँ कि दूसरा जो है बुद्धि के वितरण। बुद्धि का जो वितरण है एक जैसा नहीं है कि सभी की बुद्धि बिल्कुल एक जैसी है। सभी की बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है। तो बुद्धि के वितरण के सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्धि जो होती है कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, किसी की औसत होती है, किसी की प्रतिभा संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुबुद्धि जो है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। देखो, बहुविधि का मतलब होता है बहुविध, बहुत सारी विधि होती हैं, और बुद्धि जो होती है बहुबुद्धि, एक प्रकार से कई प्रकार की बुद्धि होती है। इसमें बता रहा है कि पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानने की और वर्गीकृत करने की योग्यता जो होती है वो किस आधार पर होती है और उसको क्या कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसको पहचानता है तो क्या कहा जा सकता है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन का सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है जी। तो क्या होना चाहिए, तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। देखो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि खनिज हैं, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर ये सब प्राकृतिक से संबंधित है। तो कौन सी बुद्धि हो जाएगी, प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, प्रश्न देखना है सबसे पहले कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, प्रश्न देखिए पहले। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है। 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो क्या करता है, व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। आत्मबोध की बात कही गई यहाँ पर। आत्मबोध के अनुसार, आत्मबोध की जो बात कही गई है गार्डनर के अनुसार, उनका सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत, संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत या फिर भाषा विषयक सिद्धांत। तो इसमें कौन सा है, आत्मबोध कब होगा, जब आपको अंतर्वैयक्तिक होगा, मतलब जब आपकी जो अंतरात्मा है, जब आपके मन को संतुष्टि मिल जाएगी, यानी आपके अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार जो है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आत्मबोध जो होगा क्या है, अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत के अनुसार होगा। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर जो इसका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, आत्मबोध यदि होता है तो सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इस टेस्ट है, इसका प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बुद्धि के बारे में, विशेष ध्वनिक बुद्धि के बारे में कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों में से आपको छांटना है कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा हो सकता है। इसमें जो प्रश्न है जो सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है, पहला कथन क्या है, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, या फिर बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रम की गति, संवेदी, विभेद आदि, या फिर बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, बुद्धि बहुआयामी है और इनमें से कई पहलू निहित हैं। देखो, बुद्धि के सबसे पहला वाला पॉइंट देखो आप, क्या कभी ऐसा नहीं बताया मैंने कि बुद्धि का यदि मापन करना है, परीक्षण करना है तो सिर्फ आपको मानकीकृत के जरिए ही किया। मानकीकृत एक प्रकार से देखा जाए, यदि किसी को आपको परीक्षा लेनी है तो आप पेन कॉपी के माध्यम से करते, लेकिन यहाँ पर बुद्धि का परीक्षण करना है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मानक ही हो, अमानक भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, दोनों के हिसाब से हो सकता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है,
उदाहरण पराक्रम की गति संवेदी। क्या सिर्फ जो गति होती है सिर्फ उसी में बुद्धि होती है, सोचने तार्किक में नहीं होती है? होती है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। यदि बुद्धि होगी तो विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन होगा, और कहीं खेत में नहीं कर सकता, क्या वो कहीं मार्केट में नहीं कर सकता, या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट पर नहीं कर सकता, अनुशोध संसाधन में नहीं कर सकता? ऐसा नहीं होता कि बुद्धि जो है सिर्फ विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता हो। विद्यालय में प्रदर्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्धि में विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता। सिर्फ विद्यालय हो जाएगा ना, यहाँ विद्यालय पर हो जाएगा, और कहीं नहीं कर सकता। घर में भी कर सकता है, विद्यालय में कर सकता है, अन्य मार्केट में कर सकता है, और जो भी संस्थाएं होती हैं, अपने ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता है। तो बुद्धि जो होती है सिर्फ विद्यालय तक सीमित नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और चौथा जो है लास्ट ऑप्शन, जो कि इसका सही उत्तर है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। जो बुद्धि होती है इसमें जो क्या होती है, बहुआयामी होती है, मतलब बहुत सारे आयाम होते हैं, कई प्रकार की होती है बुद्धि। कुछ भाषात्मक होती है, कुछ गुणात्मक होती है, कुछ शारीरिक रूप से सोचते हैं, कुछ क्रियात्मक होती है, क्रिएटिविटी होती है, हर एक प्रकार की तार्किक होती है, रचनात्मक होती है। तो बहुआयामी है, एक आयाम नहीं है, इससे बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, कई प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। वो इसमें कई पहलू निहित हैं, हर एक के अलग अलग पहलू होते हैं, वो जो कि इसमें निहित हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांश कितना होगा? बुद्धि लब्धांक कितना होगा, या फिर बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120, 100, 124, 130। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, या तो आपको ये चीज़ दे देगा और ये पूछ लेगा और आपको बुद्धि लब्धि दे देगा। आपको दो चीज़ दी रही हो, तीसरी चीज़ आपको निकालनी होगी, या फिर इसका सूत्र भी दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न होता है, उसको लिए आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि बुद्धि लब्धि जो होती है MA, क्या होता है? MA बटा CA। CA का मतलब होता है जो वास्तविक आयु होती है, MA का मतलब होता है जो आपकी मानसिक आयु होती है, यहाँ पर करना होता है गुणा 100 का, ठीक है। तो मानसिक आयु क्या दी हुई है? मानसिक आयु दी हुई है 12 वर्ष, तो यहाँ पर आप 12 रख दीजिए, और नीचे लिखा है कितना, वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। यहाँ यदि मानसिक आयु की बात करें तो मानसिक आयु है 12 वर्ष और वास्तविक आयु है 10 वर्ष, और गुणित में करना है कितना? 100 करना, ठीक है। अब 100 काटने का सरल तरीका क्या होता है? 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10, और 10 का गुणा 12 में होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर सीधा 120। बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 120, जो कि ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। यदि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा के एक छात्र को बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह खाली स्थान बालक है। वो कैसा बालक है? यदि एक बालक है आपकी कक्षा में, और आपकी कक्षा जो है 8वीं क्लास के बालक हैं, उसका बुद्धि लब्धि जो है हमेशा 130 से अधिक होता है, हमेशा पाते हैं आप, तो वो क्या है? मंद बुद्धि बालक है, औसत बुद्धि बालक है, अतिश्रेष्ठ बालक है, या फिर सामान्य बुद्धि वाला बालक है? कैसी बुद्धि वाला बालक है? देखो बुद्धि के बारे में मैंने बताया आपको, पूरा अच्छे तरीके से बताया है कि यदि 140 होता है तो उससे 140 के बाद में जो होता है प्रतिभाशाली होता है, उसके नीचे आप उसके 140 के बाद 139 तक आ जाइए, उसके पहले आप आ जाइए 119 तक आ जाइए। तो हर एक का बताया है मैंने कि जो औसत बुद्धि होती है 109 से लेकर 90 से लेकर के जो होती है, और 109 तक वो होती है, कौन सी होती है? औसत बुद्धि होती है, ठीक है। और यहाँ पर बात की गई है कि मंद बुद्धि जो होती है, मंद बुद्धि मैंने बताया मंद बुद्धि होती है, मंद के बाद में फिर क्या होती है? मूर्ख होती है, मूर्ख के बाद में क्या होती है? क्षीण होती है, और सबसे बाद नीचे होती है जड़ बुद्धि होती है। तो सभी का सभी आपको क्रम याद होना चाहिए, और कितने से कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? 130 है। 130 का मतलब है सामान्य से ऊपर है, औसत से ऊपर है, मंद से भी ऊपर है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका बताता है, बहुत आसान प्रश्न है, इसमें आपको प्रतिभाशाली नहीं दिया, नहीं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाला कहलाएगा। वो कैसा? अतिश्रेष्ठ बुद्धि वाला कहलाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। यदि 130 है तो वो अतिश्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन से बुद्धि के बारे में और बुद्धि परीक्षण के महत्व के बारे में पता चलता है। पहला कथन है बुद्धि के बारे में, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है भैया। यदि बुद्धि परीक्षण होगा और यदि बुद्धि उसकी सही है तो उसके मार्गों को प्रशस्त किया जा सकता है, उसके मार्गों को चेंज किया जा सकता है। यदि किस मार्ग में जाना चाहता है बालक, उसकी बुद्धि किस प्रकार से, उसके हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। तीसरा है अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन करना होता है।
तो बुद्धि भी एक आधार होती है ताकि कम से कम त्रुटि हो। यदि आपको कोई अनुसंधान करना है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको क्या का चयन करना है, उसके हिसाब से आप उसका चयन कर सकते हैं। और चयन करने क्यों करते हैं चयन, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें त्रुटि कहाँ पर हो सकती हो, कम से कम त्रुटि हो। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए और बी, दूसरा ऑप्शन है केवल बी, तीसरा है बी और सी, और चौथा जो है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो कि सभी के सभी कथन दिए हैं, तीनों कथन, वो सभी इसके लिए क्या करते हैं, मान्य करते हैं, इस प्रश्न की दृष्टि से सही हैं। तो आप देख सकते हैं कि बुद्धि परीक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं, उसका बुद्धि परीक्षण का जो महत्व है उसका पता चलता है इससे। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धांक या फिर बुद्धि लब्धि कहें, उसका सही सूत्र क्या है। मानसिक आयु बटे कालक्रमानुक आयु गुणे 100, या फिर कालक्रमानुक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, या फिर नीचे और भी दिए ऑप्शन, मानसिक आयु बटे कालक्रमानुक आयु गुणे 125, या फिर चौथा है कालक्रमानुक आयु और मानसिक आयु गुणित 125। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे जरिए अच्छा होता है कि आप सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 125 का गुणा तो करना मैंने बताया नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्लियर यहाँ से कट हो चुके हैं। ठीक है, अब नीचे ऊपर बचते हैं दो ऑप्शन आपके बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है मानसिक आयु बटे कालक्रमानुक आयु, और दूसरा बचता है कालक्रमानुक आयु और मानसिक आयु गुणा 100। ठीक है, दोनों में 100 का गुणा किया गया, लेकिन मैंने आपको बताया था MA बटा CA, MA बटा CA मतलब मानसिक आयु मेंटल एज जो मैंने बताया था सबसे ऊपर रहे, कहीं पर भी चले जाओ तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में देख रहा है कि मानसिक आयु ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, ये तो कट हो गया है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर बचता है पहला ऑप्शन सही हो जाए इसका, मानसिक आयु बटे काल। जो कालानुक्रमिक आयु है वो वास्तविक आयु ही है एक प्रकार से। मतलब जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, वो आयु कितनी है, आप कितने समय तक हो चुके हैं, यही होता है इसका कालानुक्रमिक आयु जो होती है, वास्तविक आयु को ही बोला जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया है। जो बुद्धि का मापन है उसका आधार जिसको बोलते हैं एक प्रकार से नींव, सबसे अधिक किसे उपयुक्त पाया है, वो सर्वाधिक उपयुक्त किसे पाया वो आपको देखना है। बच्चों की रुचियों को, बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंशिक जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो अल्फ्रेड बिने हैं और साइमन हैं उनके हिसाब से सबसे सर्वाधिक उपयुक्त किसे माना है, उन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त जो माना है उन्होंने माना है दूसरा ऑप्शन। बच्चों के जो निर्णय होते हैं, उनकी जो स्मृति होती है, उनके जो तर्क होते हैं, उनके जो अंकिक जैसे मानसिक कार्यों को करने की जो क्रियाएं होती हैं, उसको सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माना है और उसी को महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। यही होता है जो आपका मनोविज्ञान है, इसी पर आधारित होता है और इसी पर आधारित बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न देखिए आप, अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों, कैसी विभिन्न अधिगम शैलियों को, तो कौन से सिद्धांत से प्रभावित है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या फिर कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो विभिन्न अधिगम शैलियों का मतलब होता है कई प्रकार की शैलियाँ, जो कि क्या है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। कई प्रकार की शैलियाँ मतलब बहुबुद्धि, कई प्रकार के सिद्धांत, वहाँ पर कई प्रकार की बुद्धि भी होगी, मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वो एक कारक सिद्धांत पूछा है आपसे, यहाँ पर द्विकारक नहीं पूछा, त्रिकारक नहीं पूछा, समूह कारक नहीं पूछा, बहुत सारे कारक सिद्धांत जो है सबकी सब मैंने ट्रिक बना करके आपको दिया था कि 3D सिद्धांत क्या होता है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है। तो सभी के बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसका जो ट्रिक है वो भी मैंने बना दी है कि किस प्रकार से उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। तो क्या क्या है इसके ट्रिक मैंने बनाई थी कि एक कारक, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी कि एक कारक की जहाँ बात की जाए तो आपको क्या करना है कि जब आप कार की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक कार है। ठीक है, एक कार है और आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, आपको क्या पता है एक कार में आपकी फैमिली के साथ सिर्फ एक ही फ्रेंड बनेगा जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। क्या होगा, बनेगा एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा शब्द है जो कि बा से स्टार्ट होता है, तो बिने से क्या हो जाएगा, बनेगा। जिसका पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
जो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका पहला सही हो जाएगा बिने। ठीक है, अल्फ्रेड बिने, एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। ठीक है, आप जरा मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इतना तो मैं चाह ही सकता हूँ कि 3D सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया, 3D सिद्धांत, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि 3D सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ट्रिक बताई थी मैंने कि यदि किसी की आंख फोड़ दी जाए तो कैसा दिखाएगा वो। ठीक है, 3D दिखाई दी गई तो गिल फोड़ दी। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का। यहाँ पर आपको बताना है तार्किक गणित, जो तार्किक गणित है, तार्किक गणित बुद्धि से संबंधित है। जो तार्किक गणित है वो बुद्धि से संबंधित है द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रम सिद्धांत से, बहुबुद्धि सिद्धांत से। दोस्तों जो तार्किक गणित होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? द्विकारक सिद्धांत से होती है या फिर समूह कारक से होती है, या फिर पदानुक्रम सिद्धांत से होती है, या फिर आप बता सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत से होती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कौन सा? चौथा हो जाएगा। जो तार्किक गणित है वो आपका होती है बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर होती है। कौन पर? बहुबुद्धि सिद्धांत के आधार पर। चौथा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जरा एक बात कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए मुझे, जो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन से